हेलो गाइस, वेलकम टू एआर के क्लासेस। आज हम क्लास 9th की एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑन किलिंग ए ट्री। ठीक है, इसका मीन है एक वृक्ष की हत्या पर। और ये जो पोएम है वो गिव पटेल द्वारा रिटन है। आओ पढ़ते हैं इस पोएम को। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड पीपल कटिंग डाउन ट्रीज, की आपने लोगों को पेड़ों को काटते हुए अवश्य ही निरीक्षण किया होगा, देखा होगा। बट कैन दे किल अ ट्री, लेकिन क्या वो किसी पेड़ को मार सकते हैं? इज इट ईजी टू डू सो, क्या ऐसा करना आसान है? लेट्स रीड द पोएम एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट सेज ऑन किलिंग अ ट्री। कि आओ इस कविता को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि एक कवि इस पेड़ की हत्या पर क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। इट हैज़ grown slowly, consuming the earth, rising of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves। तो इस पोएम में पोइट कहता है कि इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, कि किसी वृक्ष की हत्या करने में बहुत अधिक समय लगता है। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ, कि एक चाकू की साधारण चुभन या एक चाकू की साधारण घोंप विल डू इट, इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, क्योंकि इट हैज़ ग्रोन, ये बड़ा हो चुका है। स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, अर्थात धीरे धीरे पृथ्वी से पोषक तत्वों का उपयोग करते हुए। राइजिंग आउट ऑफ इट, अर्थात कि इससे बाहर निकलते हुए। राइजिंग आउट ऑफ इट, अर्थात इससे बाहर निकलते हुए। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, अर्थात कि इसकी क्रस्ट का मतलब क्या है कि इसकी जो अंदर की जो भूमि की जो ऊपरी परत होती है उससे अपने आप का पोषण करते हुए। ठीक है, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, की भूमि की जो ऊपरी सतह है उससे फीडिंग यानी कि भरण पोषण करते हुए। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, और कई वर्षों तक, एब्जॉर्बिंग अर्थात प्राप्त करते हुए, ईयर्स ऑफ सनलाइट यानी कि कई वर्षों तक सूर्य की जो ऊष्मा है। ठीक है, कई वर्षों तक ऊष्मा को, एयर यानी वायु को, और वाटर यानी जल को एब्जॉर्ब करते हुए, अवशोषित करते हुए। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स, और एंड आउट ऑफ, और बाहर निकलते हुए। कैसे बाहर निकलते हुए? कब बाहर निकलता है ये? ऑफ इट्स लेप्रस हाइड। तो लेप्रस हाइड मीन्स है यहाँ पर कि जो अंकुरण से पहले जो जो बीज होता है वो है एक कहने का मतलब पहले सड़ता और गलता है। ठीक है, तो सड़ने और गलने के बाद वह अंकुरित होकर के, ठीक है, अपनी पत्तियों को बाहर क्या करता है? निकालता है। कहने का मतलब अपनी पत्तियों को बाहर निकालता है, और इस प्रकार से वह कहाँ से? एक बीज जो होता है उससे बाहर निकलता है। ठीक है, सो हैक एंड चॉप, सो हैक एंड चॉप, बट दिस अलोन वोंट डू इट। तो इसीलिए हैक एंड चॉप, हैक एंड चॉप मीन्स क्या? सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट। तो इसीलिए पोइट इसमें कहता है कि चाहे इसे हैक यानी चाहे इसे कितनी ही उग्रता से काटो, एंड चॉप और चाहे इसके टुकड़े टुकड़े कर डालो, बट दिस अलोन वोंट डू इट, लेकिन ये सब कुछ इसका अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, नॉट सो मच पेन विल डू इट, अर्थात इससे इसको अब बहुत अधिक कष्ट नहीं पहुंचेगा। विल डू इट द ब्लीडिंग बार्क विल हील, और इसकी जो ब्लीडिंग बार्क अर्थात इसकी जो रक्त रंजित जो छाल है, ठीक है ना, क्योंकि जब हम पेड़ को काटते हैं तो उसमें से लिक्विड एक पदार्थ निकलता है, तो इसीलिए इसे ब्लीड कहा गया है। ठीक है, कि इसे पोइट कहता है कि इसकी जो ब्लीडिंग बार्क यानी जो रक्त रंजित जो छाल है, विल, वो क्या हो जाएगी? हील, अर्थात फिर से ठीक हो जाएगी, पुनः स्वस्थ हो जाएगी। एंड और फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और बिल्कुल कहाँ? जमीन के पास से। क्या होगा फिर? जमीन के पास से, जो विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विंग्स, कर्ल्ड का मतलब है मुड़ी हुई, जो ग्रीन ट्विंग्स का मतलब क्या है कि जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं, ठीक है, वो फिर से मिनिएचर बाउस का मतलब है छोटी छोटी जो इसकी शाखाएं हैं, जो टहनियाँ हैं, ग्रीन ट्विंग्स जो हरी इसकी टहनियाँ हैं, वह फिर से क्या हो जाएंगी? राइस, अर्थात फिर से निकल आएंगी, फिर से कहने का मतलब ऊपर उठेंगी। विच इफ़ अनचेक्ड, जिसे अगर नहीं चेक किया गया, जिसके ऊपर अगर नहीं ध्यान दिया गया, तो विच इफ़ अनचेक्ड, अर्थात जिस पर ध्यान नहीं दिया गया,
इसे अगर चेक नहीं किया गया विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज, तो वह फिर से अपने क्या हो जाएगी, विल एक्सपेंड अर्थात फिर से फैल जाएगी, अगेन दोबारा, टू फॉर्मर साइज अर्थात पूर्व के आकार में। तो अगर इसे नहीं चेक किया गया, नहीं इस पर ध्यान दिया गया, तो इसकी जो छोटी छोटी शाखाएं हैं वह अपने पुराने जो आकार था उसमें फिर से लौट आएंगी। अर्थात कहने का मतलब जो छोटी छोटी शाखाएं हैं अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया, उन्हें नहीं काटा गया, तो ये फिर से फैल करके वो उसी के पहले जैसी के समान बड़ी हो जाएंगी। तो पोइट इसमें आगे कहता है कि नो द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट। तो पोइट इसमें कहता है कि नहीं, कि पेड़ को मतलब ऐसे बार बार तुम काटोगे, है ना, तो इससे क्या होगा कि पेड़ नष्ट तो नहीं होगा, क्योंकि वह बार बार उसकी जो जड़ें हैं अभी भी कहाँ है, ज़मीन में है, तो वो फिर से हरा भरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए पोइट ये कहता है कि अगर तुम्हें पेड़ को पूरी तरह नष्ट करना है तो तुम्हें क्या करना होगा, द पोइट नो द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट, कि इसकी जो जड़ें हैं वो खींच करके बाहर निकालनी होंगी, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। कहाँ, आउट ऑफ द एंकरिंग। एंकरिंग का मतलब क्या है, जो अपने पैर कहाँ जमाए हुए हैं, एंकरिंग, एंकरिंग का मतलब क्या है, जो जमाए हुए हैं, गाड़े हुए हैं, क्या, अपने पैरों को, कहाँ, अर्थ, अर्थ यानी पृथ्वी में। तो इससे क्या करना होगा कि अगर तुम इसे पूरी तरह से कहने का मतलब नष्ट करना चाहते हो, तो इसे द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट अर्थात इसकी जड़ों को उखाड़ना होगा। ठीक है, जो कहाँ है, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ अर्थात जिसने अपनी जो जड़ें हैं वो पृथ्वी के अंदर जमा जमा रखी है। ठीक है, अर्थात इसने अपनी जड़ों को पृथ्वी के अंदर जमा रखी है, तो इसीलिए उसे खींच करके बाहर निकालना होगा। इट इज़ टू बी रोप्ड अर्थात इससे इसके रस्सी बांधनी होगी, इसके कस करके रस्सी बांधनी होगी, टाइड, और इसे कसकर बांधना होगा, एंड पुल्ड आउट, और इसे खींचना होगा, स्नैप्ड आउट। स्नैप्ड आउट का मतलब क्या है, झटके से उखाड़ना होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसे खींचना होगा और झटके से उखाड़ना होगा। आगे देखते हैं, और पुल्ड आउट एंटायरली, और इसे पूरी तरह से बाहर खींचना होगा, एंड पुल्ड आउट एंटायरली, और इसे पूरी तरह से बाहर खींचना होगा, आउट फ्रॉम द अर्थ केव अर्थात पृथ्वी के अंदर की जो गुफा है उसके अंदर से। जैसे ही आप किसी पेड़ को बाहर निकालते हो तो आपने देखा होगा कि एक तरह से गुफा के रूप में काफ़ी सारा स्पेस बन जाता है, ठीक है, ज़मीन के अंदर। तो उसी के बारे में पोइट कहता है कि इसे इसकी ज़मीनी गुफा से क्या करना होगा, बाहर निकालना होगा, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड। तो तब क्या होगा, पेड़ की जो असली ताकत है वो सभी के सामने एक्सपोज हो जाएगी, सभी के सामने आ जाएगी, प्रकट हो जाएगी। ठीक है, द सोर्स, और इसका जो स्रोत है, स्रोत क्या होता है, किसी भी पेड़ का जो स्रोत होता है वो क्या होता है, इसकी जड़ें होती हैं। द सोर्स वाइट एंड वेट, जो कि कैसा है, सफ़ेद और कैसा है, वेट। वेट मीन्स क्या है, गीला है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जैसे कि पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो सफ़ेद होती हैं और नमी युक्त होती हैं, इसीलिए वो वेट होती है, यानी गीली होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो पोइट कहता है कि वो जो सोर्स है, जो स्रोत है, एक पेड़ का जो असली वास्तविक स्रोत है वो सभी के सामने प्रकट होगा, जो कि सफ़ेद और गीला है। मोस्ट सेंसिटिव, जो कि सबसे ज़्यादा संवेदनशील हिस्सा है, हिडन, छिपा हुआ है, क्योंकि जड़ें होती है पेड़ के पृथ्वी के अंदर होती है, ज़मीन में होती है, तो इसीलिए वो छिपी हुई होती है, तो इसीलिए उसे हिडन बताया पोइट ने। ठीक है, जो कि हिडन होती हैं 4 ईयर्स इनसाइड द अर्थ अर्थात कि जो वर्षों से ज़मीन के अंदर छिपी हुई रहती हैं, क्या, पेड़ की जड़ें। ठीक है, तो आगे, देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर। तो पोइट इसमें ये कहता है कि भाई अगर तुम्हें, हाँ, पेड़ को क्या करना है, मारना ही है, तो इसे पूरी तरह से जड़ से खींच करके बाहर निकालो। जब तुम जड़ से खींच करके बाहर निकालोगे तो इसकी जो शक्ति है वो प्रकट हो जाएगी, तो पता चलेगा वास्तव में कि इसके अंदर मतलब कितनी ताकत है, इसकी जड़ें कहाँ तक फैली हुई हैं। ठीक है, तो अंत में जब तुम पेड़ की जड़ों को खींच करके बाहर निकाल दोगे तो सिर्फ लास्ट में एक ही काम बचेगा, देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चॉकिंग। तब केवल एक ही काम बचेगा, मैटर का मतलब क्या है, एक ही काम बचेगा, क्या, ऑफ स्कॉचिंग एंड चॉकिंग अर्थात क्या करने का, स्कॉचिंग का मतलब है इसे झुलसाने का, चॉकिंग का मतलब क्या है, और दम घोटने का। ठीक है, स्कॉचिंग एंड चॉकिंग अर्थात जैसे ही आप इसे क्या कर देते हो, स्कॉचिंग एंड चॉकिंग अर्थात धूप में सूखने के लिए जब तुम इसे छोड़ देते हो, कहाँ, इन सन एंड एयर अर्थात धूप में और हवा में इसे सूखने के लिए जब तुम इसे छोड़ देते हो, है ना, तो क्या होता है, ब्राउनिंग, हार्डनिंग। तो ब्राउनिंग, इसका जो रंग है वो क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। ठीक है, हार्डनिंग, और सख्त हो जाती है। जो लकड़ी है जो पहले कोमल मुलायम होती है जब वो पेड़ पृथ्वी के अंदर होती है, लेकिन जब हम इसे खींचकर बाहर निकाल देते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती है, धूप और हवा के कारण सूख जाती है। तो सूखने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है। ठीक है, हार्डनिंग।
और ट्विस्टिंग विदरिंग, और क्या हो जाती है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग का मतलब क्या, तो इसे फिर क्या कि इसके बाद में फिर क्या काम बचता है कि इसे मोड़ने का, एंड विदरिंग, विदरिंग क्या है इसे सुखाने का, यही काम बचता है। एंड देन इट इज़ डन, और फिर क्या हो जाता है जो काम है वो पूरा हो जाता है। क्या काम पूरा हो जाता है, पेड़ को मारने का। एंड देन इट इज़ डन, और फिर यह पूरी तरह से मर जाता है। क्या, जो पेड़ है जो ट्री है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पोएम थी गिव पटेल के द्वारा रिटन पोएम थी। तो इसी के साथ में एक पोएम और है जो इसके साथ में टच है, तो उसे भी हम देख लेते हैं साथ में। ठीक है, तो इसके साथ में पोएम है द ट्रीज। तो इसे भी देखते हैं, इसमें क्या है कि इसमें पोएट कहता है कि आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी अ पोएम लवली एज ए ट्री। इसमें पोएट ये कहता है कि आई थिंक दैट, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं कभी भी एक वृक्ष की भांति, आई शैल नेवर सी अ पोएम लवली एज ए ट्री, यानी कि पेड़ की तरह ही एक पोएम को, मतलब जितना सुंदर पेड़ होता है, जितना अच्छा पेड़ होता है, जितना प्रिय एक पेड़ होता है, तो एक पेड़ के समान प्रिय कविता को कभी नहीं देख पाऊंगा। ए ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड, कि एक पेड़ कि जिसका हंग्री माउथ अर्थात जिसका भूखा खुला मुंह है, इज प्रेस्ड वो क्या है अर्थात फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है, अगेंस्ट द अर्थ्स स्वीट फ्लोरिंग ब्रेस्ट, अर्थात पृथ्वी का जो प्रिय क्या है फ्लोविंग ब्रेस्ट, अर्थात पृथ्वी के समान, जो पृथ्वी की जो छाती है, ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का मतलब क्या होता है छाती। ठीक है, तो पृथ्वी की जो फ्लोविंग, फ्लोविंग का मतलब क्या है जो फैली हुई, पृथ्वी की जो फैली हुई छाती है, तो उसी की तरफ जो पेड़ है उसका मुंह खुला हुआ है। कहने का मतलब ये है कि इसमें कि पृथ्वी ही क्या होती है, वृक्ष की माँ होती है जो इसका भरण पोषण करती है। तो इसीलिए पोएट ये कहता है कि भाई जो पेड़ का मुख है वह धरती की तरफ या पृथ्वी की तरफ खुला हुआ रहता है, क्योंकि पृथ्वी ही उसकी माँ होती है पेड़ की, और वही उसका भरण पोषण करती है। राइट, आगे देखते हैं। ए ट्री इज दैट लुक्स एट गॉड ऑल डे, और पेड़, एक पेड़ वह होता है, क्या कौन होता है, दैट लुक्स जो देखता है, एट गॉड ऑल डे अर्थात ईश्वर की ओर। कहने का मतलब जो वृक्ष है वह सारे दिन भगवान की तरफ ऊपर की ओर देखता है। एंड लिफ्ट हर लीफी आर्म्स टू प्रे, और अपने जो पत्तों की जो टहनियाँ हैं, पत्ती रूपी जो उसकी टहनियाँ हैं, जो उसकी भुजाएं हैं, उसे ऊपर उठाता है क्या करने के लिए, टू प्रे, यानी कि ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए। ए ट्री दैट मे इन समर वियर ए नेस्ट ऑफ रॉबिन्स इन हर हेयर, और एक पेड़ वह होता है जो गर्मियों में क्या करता है, जो ग्रीष्म ऋतु में जो ये जो रॉबिन चिड़िया है, रॉबिन चिड़िया जिसे आप अबाबिल चिड़िया भी कह सकते हो, तो वो अपने घोंसले कहाँ बनाती है, पेड़ के ऊपर बनाती है। तो इसीलिए जो पोएट है वो ये कहता है कि ए ट्री इज दैट मे इन समर वियर, कि क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु में जो पेड़ होता है वह पहन लेता है, क्या पहन लेता है, ए नेस्ट ऑफ रॉबिन्स, यानी कि इन हर हेयर, यानी कि अपने बालों में, यानी कि पेड़ों की जो टहनियाँ हैं उनमें जो रॉबिन है वह अपने घोंसले बना लेती है। तो इस प्रकार से वह अपने बालों में रॉबिन चिड़िया के घोंसले पहनता है। दैट मीन्स क्या है कि रॉबिन जो चिड़िया है वह गर्मियों के दिनों में अपने जो घोंसले है वह पेड़ों पर बना लेती है। ठीक है, अपॉन हुज बॉसम स्नो हैज़ लेन, और अपॉन हुज बॉसम स्नो हैज़ लेन, और जिसकी छाती पर क्या है, अपॉन हुज यानी कि जिसकी छाती पर, किसकी छाती पर, पेड़ की। ठीक है, बॉसम, बॉसम का मतलब क्या है, छाती पर। तो जिसकी छाती पर, अपॉन हुज बॉसम जिसकी छाती पर, स्नो हैज लेन अर्थात बर्फ गिरती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पेड़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कष्ट झेलते हैं। ठीक है, कष्ट सहन करते हैं। अपॉन हुज बॉसम स्नो हैज लेन, जिसकी छाती पर, कहने का मतलब बर्फ गिरती है। हु इंटीमेटली लिव्स विद रेन, और जो इंटीमेटली का मतलब क्या है, बहुत ही समीपता से, बहुत ही पास से, लिव्स विद रेन अर्थात बहुत ही समीपता से, जो बहुत ही समीपता के साथ समीपता से किसके साथ, वर्षा के साथ में रहते हैं। अर्थात जब वर्षा होती है तो वो हमारे लिए क्या होती है, जीवनदायिनी होती है। ठीक है, आगे देखो। पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी, तो इसमें जो पोएट है अपने आप को, कहने का मतलब बहुत ही तुच्छ प्राणी मानता है, वो ये कहता है कि भाई
कि जो कविताएं हैं वो मेरे जैसे मूर्ख लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं। भाई हमारे जैसे लोग तो कुछ नहीं कर सकते, बस बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, केवल कविताएं ही बना सकते हैं। तो कवि कहता है कि मेरे जैसे मूर्खों द्वारा तो केवल कविताएं ही बनाई जा सकती है, बट ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री। लेकिन जो भगवान हैं केवल वही वृक्ष बना सकते हैं। अर्थात कि जो ईश्वर होता है वह बड़ा ही पावरफुल होता है ना, वह कुछ भी बना सकता है, वह पेड़ पौधे वगैरह तो गॉड बना सकता है, लेकिन मेरे जैसे लोग केवल पोएम बना सकते हैं। तो इसलिए पोइट कहता है कि मेरे जैसे लोग केवल बैठ करके, जो मेरे जैसे मूर्ख लोग हैं वो बैठ करके कविताएं बनाते हैं, बट जो ईश्वर है, जो गॉड है, वह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शक्तिशाली होता है। तो भगवान ही वृक्ष बना सकते हैं और उसी में सब कुछ निहित है, राइट। तो जॉयसी किल्मर द्वारा रिटन पोएम थी और ये भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको सभी को ये पोएम बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।